Hello everyone, I am Dr. Rahul Kaushik from Ramesh Institute of Vocational and Technical Education ग्रेटर नोएडा। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ वो है आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन कैंसर और कैंसर प्रिवेंशन। तो आज हम ऐसी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए या कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी पहली स्लाइड से। सबसे पहले हमें जानना होगा कि कैंसर एक्चुअली होता क्या है। तो हम कैंसर को जैसे कर्क रोग हम हिंदी में कहते हैं, तो कैंसर एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। आपको पता नहीं होगा, आपकी बॉडी में वो काम कर देगा और धीरे धीरे आपको जो है एक डेडली स्टेज तक ये पहुंचा सकता है। तो कैंसर अगर हम देखें, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिसीज़। जैसे हम आप सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के बारे में पढ़ा था कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिसीज़। यहाँ पे अगेन हम कैंसर को देख सकते हैं, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिसीज़। इस ग्रुप ऑफ डिसीज़ में in cancer so in this group of disease in cancer it involves abnormal cell growth. It means that your normal cell is growing abnormally. मतलब आप ये सोच सकते हो कि आपको एक छोटे से सेल में और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गई है, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपका बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि नॉर्मली आपकी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। आपकी बॉडी अपने आप किसी सेल की जो डेथ है उसको डिसाइड करता है। जब आपकी बॉडी की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, आपकी बॉडी मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही कि कौन सा सेल हमारा कैंसरस है, कौन सा आपका सेल नॉर्मल है, उस समय पे ये जो स्टेज है, ये जो कैंसर लाइक जो स्टेज है वो आपकी देखने को मिलती है। तो कैंसर हम देखें डेफिनेशन, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिसीजेज विच इन्वॉल्व्स abnormal cell growth with potential to invade or spread to other part of the body। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो अपने स्थान पे, जहाँ पे वो सेल है वो वहीं पे भी ग्रो कर सकता है, अनकंट्रोल्ड ग्रो कर सकता है, या वहाँ से दूसरे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे भी वो मूव कर सकता है। अब यहाँ पे हमने कैंसर को दो तरह से डिफाइन कर दिया है। ऐसे कैंसर जो कि सिर्फ और सिर्फ वहीं रहते हैं जहाँ पे आप वो सेल मौजूद है। सपोज आपके लिवर में एक सेल है, वो कैंसरस है, अगर वो वहीं लिवर में ही डिवाइड कर रहा है, अगर लिवर में ही वो ट्यूमर बना रहा है तो वो हो गया आपका बेनाइग ट्यूमर। लेकिन अगर वो वहाँ से लिवर से मूव करके आपके और ऑर्गन्स में, हार्ट में जा रहा है, आपके लंग्स में जा रहा है या आपके किडनी में जा रहा है, तो उस स्टेज में हम उसको कहेंगे इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, बिकॉज इट इज़ मूविंग और इट इज़ स्प्रेडिंग टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो। तो बेनाइग्न ट्यूमर जनरली वो हार्मफुल नहीं होते क्योंकि वो स्प्रेड नहीं करते, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो जनरली और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड कर जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। कैंसर्स कैन बी कॉज ड्यू टू न्यूमरस फैक्टर्स, और यहाँ पे जो कारण है कैंसर के वो कुछ भी हो सकता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, आपकी फूड हैबिट्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो हमने कैंसर के कारण बताए हैं वो आप देख सकते हो, स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग एंड स्मोकिंग ऑफ टोबैको। तो यहाँ पे च्यूइंग हम लोग स्किप कर गए। तो तंबाकू का सेवन, तंबाकू खाना या उसको स्मोक करना, ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण है जो आजकल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दूसरा कारण है डाइट एंड फिजिकल थेरेपी या फिजिकल एक्टिविटी। आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी डाइट में उल्टी सीधी चीज़ें हैं, जंक फूड आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहे हो, इट कैन बी अ कॉज ऑफ कैंसर। इसके अलावा सन एंड अदर टाइप ऑफ रेडिएशन, एक्सेसिव एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और जो अदर रेडिएशंस जैसे गामा रेडिएशंस हैं, एक्स रेडिएशंस हैं, तो वो भी आपको कैंसर कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ वायरसेस हैं, जैसे हेपेटाइटिस सी वायरस है, वो आपको पहले सिरोसिस कंडीशन में लाएगा, सिरोसिस के बाद आपको कैंसर हो सकता है। तो जो आपके हेपेटाइटिस सी है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ वायरस दैट कैन लीड्स टू कैंसर। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं आपके एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, आपका पोल्यूटेंट्स हैं, वो भी आपको कैंसर कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा जीन्स जो हैं, जेनेटिक्स जो है, इट कैन ऑल्सो बी अ रूट कॉज ऑफ योर डिसीज़ और ऑफ द कैंसर। जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा हद तक इन्वॉल्व होते हैं आपके जो आपका कैंसर होता है उसके जनरेशन में, या अपोप्टोसिस को
के डिसबैलेंस में। तो यहाँ देख सकते हो जेनेटिक्स द रूट कॉज, डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर अगर होगा तो आपको कैंसर हो सकता है, म्यूटेशन अगर हो गया किसी जीन में तो भी कैंसर हो सकता है, या नॉन कोडिंग डीएनए या एजिंग की वजह से भी आपको कैंसर कॉज हो सकता है। तो दो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, रीज़न कैन बी जेनेटिक, रीज़न कैन बी एनवायरमेंटल, रीज़न कैन बी योर डायबिटीज़ और योर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो कुछ भी हो सकता है कैंसर का कारण, किसी को भी कैंसर हो सकता है। जनरली कैंसर ऑन्कोजीन से होता है, ऑन्कोजीन सभी के अंदर मौजूद रहती है। ये जीन्स जब एक्टिवेट होती हैं ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ और ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनी ऑफ दीज कॉजेज, जब आपको कैंसर देखने को मिलता है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैंसर, अगर देख सकते हो कि द रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ मैन एंड वुमेन, आप देख सकते हो टॉप 10 रिस्क मैन में कौन से हैं और वुमेन में कौन से हैं। अगर मैन में देखो आप कि टॉप 10 कैंसर किस तरह के हो सकते हैं। स्मोकिंग, चीविंग, टोबैको अगर करते हैं तो आपको माउथ का कैंसर हो सकता है, आपको लंग्स का कैंसर हो सकता है, कोलोन, रेक्टम का, आंतों का कैंसर आपको हो सकता है। ये मेल्स के लिए है, ऐसे कैंसर जो मेल्स में कॉमन होते हैं। लिवर, बाइल डक्ट, जो मैंने बताया हेपेटाइटिस सी की वजह से लिवर में कैंसर हो सकता है। ईसोफेगस में कैंसर हो सकता है, आपकी नली में, आहार नली में हो सकता है। नेसोफेर्नेक्स, नाक के यहाँ पे हो सकता है कैंसर। नॉन हॉर्गन्स लिम्फोमा आपको हो सकता है। टंग के ऊपर कैंसर हो सकता है। ओरल एक्टिविटी या ओरल कैविटी के अंदर कहीं भी आपको कैंसर हो सकता है, क्योंकि चीविंग, जब आप टबैको वगैरह खाते हो तो यहाँ पे आपको इन्फेक्शन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लार्नेक्स में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है। तो ये वो सारी जगह हैं जहाँ आपको मेल्स के अंदर कैंसर देखने को मिलता है। फीमेल्स की अगर हम बात करें, फीमेल्स के ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है, ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है जो देखने को मिलता है। सर्विक्स, उसके यूट्रस में कैंसर हो सकता है। कोलोन में कैंसर हो सकता है। लंग्स में, फेफड़ों में कैंसर हो सकता है। आपका कॉर्पस यूट्राई में कैंसर हो सकता है। ओवरी के अंदर कैंसर हो सकता है। लिवर, बाइल डक्ट के अंदर कैंसर हो सकता है। थायराइड का कैंसर हो सकता है, वुमेन्स को थायराइड का कैंसर हो सकता है। नॉन हॉडगिन्स लिम्फोमा हो सकता है और स्टोमक में कैंसर हो सकता है। तो दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी जहाँ पे मेल्स और फीमेल्स को अलग से डिफ्रेंशिएट किया गया है कि कहाँ कहाँ उनकी बॉडी में कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट, अगर हम ट्रीटमेंट अप्रोच की बात करें कि कैसे इससे लड़ा जाए, कैसे हम कैंसर से पार पा सकते हैं, कैसे हम उसको लड़ा जा सकता है, तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज डेवलप की गई हैं। जैसे अगर शुरुआत से देखें तो हमारे पास सर्जरी है। सर्जरी में हम लोग जो कैंसरस सेल्स हैं उनको मैक्सिमम हद तक हम कैंसर सेल्स को निकाल देते हैं बॉडी से। दूसरा है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं ड्रग के सेल्स को, आपके कैंसर के सेल्स को किल करने के लिए। रेडिएशन थेरेपी हम लोग देते हैं, जैसे हमने कहा कि रेडिएशन से कैंसर हो सकता है तो हम रेडिएशन से कैंसर के सेल्स को मार भी सकते हैं। हम प्रोटोन थेरेपी कर सकते हैं, रेडियो थेरेपी कर सकते हैं, जहाँ से हम डायरेक्टली हाई पावर्ड एनर्जी बीम सप्लाई करते हैं कैंसरस सेल्स को। उसकी वजह से जो आपका कैंसर का सेल है वो, उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है और वो कैंसर का जो सेल है वो डिवीज़न नहीं कर पाता और कैंसर आपका ख़त्म हो सकता है। फिर आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट आप लोग करा सकते हो, क्योंकि ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे स्टेम सेल्स जनरेट होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेंगे, जो कि कैंसर से लड़ने में आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपीज आप करवा सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी में हम अपने बॉडी के सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं। आप इम्यून बूस्टर्स देते हैं कुछ ऐसे जो कि आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं अगेंस्ट कैंसर। इसके अलावा आप हार्मोनल थेरेपी यूज़ कर सकते हो। जनरली फीमेल्स के केस में हम हार्मोनल थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ या प्रोस्टेट कैंसर हुआ। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। यहाँ पे हम हार्मोनल थेरेपी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा टारगेटेड ड्रग थेरेपी हम कर सकते हैं। टारगेटेड ड्रग थेरेपी जो है इट फोकसेस ऑन द स्पेसिफिक एबनॉर्मलिटीज विद द कैंसर सेल्स दैट अलाउज देम टू सर्वाइव। तो हम यहाँ पे जो कैंसर सेल है उनके अंदर कुछ ऐसा म्यूटेशन कर देते हैं जिससे कि वो ग्रो ना कर पाएँ, जिससे कि वो डिवाइड ना कर पाएँ। इसके अलावा क्रायोब्लेटेशन होता है। क्रायोब्लेटेशन में हम लोग लो टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं। हम कैंसर सेल्स को मारते हैं ठंड का इस्तेमाल करके। हम कैंसर सेल्स को फ्रीज कर देते हैं, हम उनको जमा देते हैं और जमने के बाद वो डिवाइड नहीं हो पाते और वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। लेकिन इसके लिए हमें जो हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं। इसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, ये एक नई टेक्निक है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं जिससे कि कैंसर सेल्स को हीट किया जाए और उस हीट की वजह से हम कैंसर सेल्स को डेड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने हीट भी इस्तेमाल करी कैंसर सेल को मारने के लिए और हमने कोल्ड भी इस्तेमाल किया, ठंडा भी इस्तेमाल किया कैंसर सेल्स को मारने के लिए। ये ट्रीटमेंट अप्रोचेज हैं।
और अब बात करते हैं हम न्यूट्रास्यूटिकल्स की कि कैसे हम न्यूट्रास्यूटिकल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं कैंसर के अगेंस्ट और एंटी कैंसर के तौर पर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं, एप्पल हैं, यहाँ पे ऑरेंज हैं, दे आर रिच सोर्स ऑफ बनाना, दे आर रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स हैं, एंथोसायनिन्स हैं, एंथोसायनिडिन्स हैं। ये फ्लेवोनॉइड्स बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और मैं पहले भी आपको बताया कि एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल हम अप्रोक्सीमेटली हर बीमारी में कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है कि ये ऐसी चीज़ होती है जो आपकी बॉडी में जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है, उसको ये न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको ये रिपेयर करते हैं। In cancer, nutraceuticals play an important role by directly or indirectly assisting in prevention and treatment of cancer through a number of pathways। तो बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिनसे कि हम कैंसर को हरा सकते हैं with the use of nutraceutical। Nutraceuticals have the ability to control and regulate the DNA damaging factors in cancer cells and the DNA transcription in tumors। तो जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है जिससे कि वो कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं डीएनए डैमेजिंग फैक्टर्स को कैंसर सेल के अंदर, और ट्यूमर्स के अंदर जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब डीएनए का प्रोटीन का यूज़ करके जैसे डीएनए जो आपका ट्यूमर है वो डिवाइड करता है, उन सब के अंदर आपका जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो अपना रोल प्ले करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं आपके कैंसर के ग्रोथ को। दे पोजेसेस न्यूमरस थेराप्यूटिक इफेक्ट्स लाइक एंटी ओबेसिटी इफेक्ट। एंटी कैंसर तो एक्टिविटी है ही, इसके साथ साथ जो एडिशनल एडवांटेजेस हैं इन न्यूट्रास्यूटिकल्स के वो हैं एंटी ओबेसिटी, इम्यूनिटी एनहेंसमेंट, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। हमने देखा कि इम्यूनोथेरेपी हम करते हैं, वहाँ पे इम्यूनिटी को हम इम्प्रूव करते हैं, तो इम्यूनिटी एनहेंसमेंट हम लोग कर सकते हैं न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करके। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने विटामिन सी देखा, स्कॉर्बिक एसिड देखा। कार्डियोवैस्कुलर, एंटी डायबिटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट विच हेल्प इन इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। मतलब ये कहने का है कि अगर आप इन सारी चीज़ों पे, ओबेसिटी वगैरह पे कंट्रोल करो, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट अप करो, तो आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हो भी गया है तो ये सारी बीमारियां एसोसिएट में ना हो, ज़्यादा आपकी बॉडी डिग्रेड ना हो, उस चीज़ को भी ये कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे देखने का बनता है कि कैसे कैंसर होता है। न्यूट्रास्यूटिकल कैन हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ट्यूमर ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन एट बोथ कीमो प्रिवेंटिव लेवल एज वेल एज कीमोथेरेप्यूटिक लेवल। कीमो प्रिवेंटिव मतलब केमिकल का इस्तेमाल करके प्रिवेंशन करना कैंसर का, और केमिकल्स का इस्तेमाल करके कैंसर को ट्रीट करना। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों अप्रोच यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये कीमो प्रिवेंटिव अप्रोच, जैसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट करने के जो आपके मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं वो हैं आपका एक्टिवेट्स एंटी इन्फ्लामेटरी मॉड्यूलेटर्स। आपकी बॉडी में ऐसे इन्फ्लामेटरी मॉड्यूलेटर्स, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कैंसर सेल को डेवलप नहीं होने देते। इंड्यूसेस फेज 2 एंजाइम्स, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कैंसर सेल्स को डेड कर देते हैं, उनके डिवीजन को रोक देते हैं, उनको जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है वो नहीं मिल पाती, जिससे कि सेल आपका डेड हो सकता है। प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर को आप। इनएक्टिवेट द फेज 1 एंजाइम्स, जो आपकी सेल ग्रोथ होती है उसके फेज 1 को भी ये मतलब इनएक्टिवेट कर सकते हैं यूजिंग जो कीमो प्रिवेंटिव अप्रोच है। फिर एक कीमोथेरेप्यूटिक अप्रोच, अगर कैंसर हो गया है उस समय पे आप क्या कर सकते हो, उस समय पे आप दो काम कर सकते हो। यू कैन इनहिबिट ट्यूमर इन्वेजन, ट्यूमर और पार्ट्स में ना पहुंचे उसको आप रोक सकते हो। एंटी मेटास्टेसिस, आप जो मेटास्टेसिस है कैंसर का उसको आप रोक सकते हो। इसके अलावा इनहिबिट सेल प्रोलिफरेशन, आप जो आपका ट्यूमर सेल है वो सेल्स के प्रोलिफरेशन को, उनके बड़े होने को या उनके डिवीजन को रोक सकते हो। इंड्यूसेस सेल डिफरेंशिएशन, जो आपका सेल डिफरेंशिएशन होता है, कैंसर सेल जो बनते हैं उनको आप इंड्यूस कर सकते हो। या जो सेल डिफरेंशिएशन होता है मतलब डिफरेंट ये होता है कि कैंसर सेल ना बने, सिर्फ कैंसर सेल ना बने, कुछ और बन जाए, उसको आप इंड्यूस कर सकते हो। एंड इट कैन ऑल्सो इंड्यूस अपोप्टोसिस, आप अपोप्टोसिस इंड्यूस कर सकते हो, मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ को भी आप इंड्यूस कर सकते हो यूजिंग न्यूट्रास्यूटिकल। तो ये मैकेनिज्म्स हैं जिनको यूज़ करके आप एंटी कैंसरस एक्टिविटी आप पा सकते हो यूजिंग न्यूट्रास्यूटिकल्स। फिर कुछ ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल हैं जिनको हम लोग देखेंगे आगे। तो रिसर्चर्स ने ये पता किया है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स स्पेशली फाइटोकेमिकल्स के अंदर ऐसा पोटेंशियल होता है जो कि इंटरफेयर कर सकता है लेट स्टेज कैंसर्स में, जो लास्ट स्टेज या 4th स्टेज हम जिसको कहते हैं कि उस स्टेज का कैंसर आमतौर पे ठीक नहीं किया जा सकता, उस स्टेज के कैंसर पे भी आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसको देखा गया है कि वो उसमें काम करते हैं। एंड ऑल्टरिंग द मेटास्टेटिक स्प्रेड ऑफ कैंसर, और उस समय पे वो जो स्प्रेड है कैंसर का उसको भी वो कंट्रोल कर सकता है। देयर हैज़ बीन
vast growth in the nutraceutical industries to formulate and produce large number of nutraceutical formulations containing phytochemical with diverse composition and health claim to increase demand of such phytochemical in cancer are. तो बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो कैंसर केयर में न्यूट्रास्यूटिकल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं या उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. न्यूमरस न्यूट्रास्यूटिकल्स हैव शोन टू रेगुलेट स्पेसिफिक ट्यूमर सप्रेशर जीन्स. कुछ ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल हैं जो कि आपकी जो ट्यूमर सप्रेशर जीन है, आपकी बॉडी को ही आपकी बॉडी में ही कुछ ऐसे जीन्स हैं जिनको हम ट्यूमर सप्रेशर जीन कहते हैं, उनको एक्टिवेट कर देते हैं ये न्यूट्रास्यूटिकल्स. एंड कैंसर ड्राइविंग जीन्स, इन सब को ये कैंसर ड्राइविंग जीन जो कैंसर को प्रमोट करते हैं उन जीन्स को ये रेगुलेट करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल, और जो ट्यूमर को सप्रेस करती हैं जीन्स उनको ये एक्टिवेट करते हैं. By utilizing a daily diet of nutraceuticals specific to the entire possible gene combination found in your particular form of cancer, the overexpressed oncogenes to that particular form of cancer can be inhibited. तो इस तरीके से आपके बहुत सारे तरीके हैं जो जिससे कि आप न्यूट्रास्यूटिकल को या आपके न्यूट्रास्यूटिकल को आप इस्तेमाल कर सकते हो कैंसर के प्रिवेंशन में. हम एक ही करके देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और उनका क्या सोर्स है, कहाँ से वो मिलते हैं और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो सकता है कैंसर को कंट्रोल करने के लिए. तो सबसे पहली चीज़ हम देख सकते हैं यूजिनॉल. यूजिनॉल आपको यूजीनिया कैरोफाइलस से मिलता है जिसको हम लौंग भी कहते हैं. क्लोव से मिलता है. यूजिनॉल जो क्लोव का तेल होता है उसमें करीब करीब 80% के करीब यूजिनॉल होता है, और ये यूजिनॉल आपका कैंसर प्रोलिफरेशन में को रोकता है, मतलब कैंसर को फैलने से रोकता है, कैंसर को डेवलप होने से रोकता है. तो सिंपली अगर आप क्लोव का कंजम्पशन करेंगे डेली तो यू कैन प्रिवेंट कैंसर. ओके, इन मोस्ट ऑफ द केसेज यू कैन डू दिस. इसके अलावा डायोजेनिन है. डायोजेनिन जो है एक हर्बल कंपाउंड है, एक फाइटोकेमिकल है. ये आप देखो, अगर इसको ये सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है, ये आपको मिलता है मेथी से जो आपका फेनुग्रीक होता है, और डायोस्कोरिया. ठीक है, डायोस्कोरिया को यैम कहते हैं. तो इन दोनों से ये मिलता है. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट सप्रेसेस द प्रोलिफरेशन ऑफ कैंसरस सेल्स एंड इनहिबिट द नेक्रोटिक फैक्टर के बीटा एक्टिविटी. तो जो फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, कैंसर ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, उनको सप्रेस करता है, कैंसर को सप्रेस करता है. जब वो मीडिएटर सप्रेस हो जाएंगे, कैंसर सेल ग्रोथ ही नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो कैंसर का ग्रोथ है या उसका प्रोलिफरेशन कैंसर सेल्स का वो रुक जाएगा. तो डायोजेनिन यही काम करता है. फिर हमारी ड्रग है पाइपरीन. पाइपरीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, पाइपरीन हमें मिलता कहाँ से? पाइपरीन हमें मिलता है काली मिर्च से, पीपली से, और कुछ हद तक आपको पान में भी, पान का पत्ता जो आप देखते हो उसमें भी आपको पाइपरीन मिल सकता है. पाइपरीन का जो रोल है, इट इनहिबिट सेल प्रोलिफरेशन. अगेन सेल के प्रोलिफरेशन को, जो आपका कैंसर सेल होता है उसको प्रोलिफरेट नहीं करने देता, उसको डिवाइड नहीं करने देता. फिर आपका जो नेक्स्ट ड्रग है आपकी एलिसिन. एलिसिन आपको प्याज और लहसुन दोनों से ही मिल सकती है. इनका काम क्या होता है? दे इंड्यूसेस अपोप्टोसिस. जैसे मैंने बताया आपको, अपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ. नॉर्मली हर इंसान के अंदर ये प्रोग्रामिंग होती है हर सेल की डेथ की और हर सेल की ग्रोथ की. तो जो अपोप्टोसिस होता है ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपका सेल जो है वो कंट्रोल में रहे, उसकी ग्रोथ कंट्रोल में रहे, क्योंकि कैंसर का मतलब क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डेथ. ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ. कैंसर का मतलब है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, और एपोप्टोसिस का मतलब है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब आपकी बॉडी की प्रोग्रामिंग है किसी सेल की डेथ की. फिर है बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन. ये आपको टमाटर और ग्रेप फ्रूट से मिल जाता है आपको. इनका मैकेनिज्म क्या है एक्शन का? दे इंड्यूसेस अपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ को ये इंड्यूस करता है. प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूट्रीन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, लंग कैंसर एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैंसर. तो डिफरेंट जो कैंसर्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो कैंसर्स हैं, उनमें आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो. फिर है आपका न्यूट्रास्यूटिकल, जैसे क्वेरसेटिन है, इलेजिक एसिड है, गैलिक एसिड है. ये आपको टी से मिल सकता है, स्ट्रॉबेरी से मिल सकता है, रेस्पबेरी से मिल सकता है. इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी प्रोग्राम्ड सेल डेथ है. ये भी आपके सेल की डेथ को इंड्यूस करते हैं, अपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं. फिर है 6-गिंजेरोल. 6-गिंजेरोल जैसे कि जो आपको अदरक से मिलता है, सौंठ या अदरक आप कुछ भी कह सकते हैं, अदरक से आपको जो 6-गिंजेरोल मिलता है, इसका भी बहुत अच्छा एक्शन है. इट एक्ट बाय प्रोवाइडिंग एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एज 5
GHT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देख सकते हो कि कैसे जिंजरोल या अदरक आपकी एंटी कैंसर काम कर सकती है। फिर है लाइमोनिन, लाइमोनिन जो कि सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, जैसे लेमन आपने सुना, लेमन, ऑरेंज हुआ, ग्रेप फ्रूट है, वहाँ से आपको लाइमोनिन मिल सकता है। इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? दे हैज़ इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द सेल माइग्रेशन ऑन कैंसर टिश्यूज़। जो सेल माइग्रेशन होता है कैंसरस टिश्यूज़ का, उसको इनिबिट कर देता है, उसके स्प्रेड को रोक देता है, जिससे कि आपका कैंसर अदर बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाता। फिर है आपका टोकोफेरॉल्स एंड टोकोट्राइनॉल्स, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये आपको कहाँ से मिलते हैं? ये आपको सीरियल से मिलते हैं, सीरियल ग्रेन्स, ज्वार, मक्का, बाजरा, आप कोई भी सीरियल ग्रेन्स यूज़ कर लो। इनकी जो एक्टिविटी होती है, ये कैसे मैकेनिज्म अपना शो करते हैं, एंटी कैंसर मैकेनिज्म शो करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। दे सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स ट्यूमर सेल लाइन्स बाय अपोप्टोसिस एंड अरेस्ट द सेल डिवीजन इन G1 फेज। जो सेल साइकिल का G1 फेज होता है, आपने देखा होगा सेल साइकिल होती है, उसमें S फेज होता है, G फेज होता है। जो G1 फेज है, उस G1 फेज में सेल डिवीजन को अरेस्ट कर दिया जाता है, तो साइकिल पूरी नहीं हो पाती और आपका सेल जो है डिवाइड नहीं कर पाता। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टोकोफेरॉल्स एंड टोकोट्राइएनॉल्स। फिर है डाइटरी फाइबर्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड इमेज में देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स और सीरियल्स मैंने लगाए हुए हैं जो कि शो करते हैं कि जो डाइटरी फाइबर्स के सोर्सेज हैं। जैसे आप देख सकते हो, एप्पल हुआ, रेजिन्स हुए, आपके बहुत सारे आलमंड्स वगैरह हुए। दे आर रिसोर्स ऑफ योर फाइबर्स एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, बीन्स, सीड्स, राइस। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दे प्रिवेंट सेवरल काइंड ऑफ कैंसर। ये जो आपके फाइबर्स हैं, ये आपके कोलोन कैंसर में, क्योंकि फाइबर्स का मेन रोल होता है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में, और आपकी कोलोन कैंसर को ये अच्छे से प्रिवेंट कर सकता है आपकी, अगर आपकी डाइट में अच्छे से डाइटरी फाइबर्स इन्वॉल्व हैं। फिर है इंडोल एल्कलॉइड्स लाइक कैबेज, आपकी जो गोभी है वहाँ पे आपको इंडोल एल्कलॉइड्स मिलते हैं। इन एल्कलॉइड्स का भी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये है, इट रिड्यूसेस द ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर रिस्क, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर रिस्क। तो नॉर्मली देख सकते हो आप फीमेल्स के अंदर, अगर फीमेल्स कैबेज का कंजम्पशन बढ़ाएं तो वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर से, क्योंकि ये हार्मोनल डिपेंडेंट कैंसर को कंट्रोल करता है। ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट जो कैंसर्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो, उसको ये कैबेज जो है जिसके अंदर इंडोल एल्कलॉइड होते हैं उसको कंट्रोल कर सकता है। फिर है ग्लूकोसाइनोलेट्स। ग्लूकोसाइनोलेट्स आपको क्रूसीफेरस प्लांट से मिलता है, जैसे ब्रोकली वगैरह हो गई, कैबेज हुआ, कॉलीफ्लावर हुआ। ये क्या करते हैं? दे एक्ट बाय लीवर मीडिएटेड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कार्सिनोजेंस। आपकी जो बॉडी में कार्सिनोजेंस, आपके ब्लड में जो कार्सिनोजेंस घूम रहे हैं, कैंसर कार्सिनोजेंस होते हैं कैंसर कॉजिंग या कैंसर एक्टिवेटिंग केमिकल्स, उनको ये रेगुलेट करते हैं, उनको ये डिटॉक्सिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिवर। लिवर का इस्तेमाल करके उन केमिकल्स को आपके शरीर के बाहर से निकाला जाता है। नेक्स्ट है फिर हमारे फ्लेवेनॉइड्स हैं, आइसोफ्लेवेनॉइड, जो कि हमको वेजिटेबल से मिल सकते हैं, फ्रूट से मिल सकते हैं, सोयाबीन से मिल सकते हैं। हमारे पास है डोकोहेक्सा इनोइक एसिड, रेसवेरेट्रॉल, ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये आपको कहाँ से मिल सकते हैं? आपका फ्लैक्स सीड्स होता है, लिंसीड होता है, फिश ऑयल है, रेड वाइन है, ग्रेप्स हैं, वहाँ से आपको ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। और इनका काम क्या है? दे हेल्प इन कैंसर प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कुल मिला के आपका मेन फोकस है कैंसर को प्रिवेंट करने का। हमने पढ़ा कि इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट देन टू क्योर। आप किसी बीमारी को आप बचाओ तो ज़्यादा अच्छा है रादर देन उसके क्योर से, क्योंकि एक बार अगर चीज़ें हो गई, एक बार अगर कोई बीमारी होगी तो उसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बेटर होता है कि उसको आप पहले ही प्रिवेंट कर लीजिए। तो आप न्यूट्रास्यूटिकल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी कैंसर, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर यूजिंग न्यूट्रास्यूटिकल एज एंटी कैंसर? तो चैलेंजेस हम आपके बायो अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं तो इनकी बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी सी लो होती है। उस थेराप्यूटिक डोज के अंदर ये हमें मिल नहीं पाते हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से, तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशलाइज्ड केमिकल्स की ज़रूरत होगी अपनी डाइट के अंदर या अपने ट्रीटमेंट के अंदर, जिससे कि हम इसको अच्छी खासी मात्रा में पहुँचा सके अपने शरीर के अंदर, जो कि एक एंटी कैंसर थेराप्यूटिक डोज में काम कर सके। इसके अलावा इनसफिशिएंट प्री क्लिनिकल डाटा, क्योंकि हमारे पास डाटा भी हमारे रिसर्च के बेस पे, प्री क्लिनिकल रिसर्च के बेस पे है। क्लिनिकल रिसर्च में हम अभी स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास इतना अच्छा डाटा क्लिनिकल नहीं है जिससे कि हम ये श्योरिटी से कहें कि इस पर्टिकुलर कैंसर में हम लोग ये जो फाइटोकेमिकल है या ये जो न्यूट्रास्यूटिकल इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लो प्रायोरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज़,
क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल को हम पेटेंट नहीं कर पा सकते। अगर पेटेंट नहीं करेंगे तो इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा नहीं होगा, तो इंडस्ट्रीज़ इस पे फोकस कम करती हैं। ठीक है, तो दीज आर द चैलेंजेस जो कि आपके न्यूट्रास्यूटिकल की ग्रोथ में या एंटी कैंसर जो हम यूज़ करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल की ग्रोथ में, उसको ये प्रिवेंट करता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। नेक्स्ट जो हम स्लाइड करेंगे या नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड जीआईटी डिसीजेज। तो सारी की सारी चीज़ें जो आपके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती हैं वो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन डिसीजेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं यूजिंग न्यूट्रास्यूटिकल्स। थैंक यू सो मच।